दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, जो सपने थे वो सपने ही रह गए। सुकून मिलता है कुदरत के आगोश में यकीनन। ये बात बटलर साहब बहुत पहले कह गए। हेलो दोस्तों, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की बिहाई बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कविता, और इस कविता का नाम है द लेक आइल ऑफ इनसफ्री, और इस कविता को लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पॉम की डिटेल एक्सप्लेनेशन, इस पॉम की समरी, इस पॉम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पॉम की लिटरेरी डिवाइस, सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस पॉम की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जैसा कि दोस्तों, पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनसफ्री, यानी एक इनसफ्री झील के टापू के बारे में इसमें बताया गया है, और इसे लिखने वाले हैं विलियम बटलर यीट्स। अब ये पोएम क्या है? दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनसफ्री। यानी ये कविता जो है जिसे डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखा है, और कवि की चाहत है कि वो एक शांतिमय जीवन जिए। और कहाँ पर जाकर जीना चाहता है वो इनसफ्री नाम की एक जगह है, झील जो एक टापू है, वहाँ पर वो जाना चाहता है, और वहाँ वो अपनी ज़िंदगी को बड़े ही शांतिमय तरीके से जीना चाहता है। और ये जगह कौन सी है? अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। और ये वो जगह है जहाँ पर जो वो छोटा बच्चा था कभी, उसने अपने बचपन के दिन गुजारे थे, तो उस जगह वो वापस जाना चाहता है। दिस पॉम इज ए लिरिक। ये पॉम एक लिरिक फॉर्म में लिखी गई है। अब लिरिक का मतलब ये होता है, लिरिक एक गीत होता है, ठीक है, जिसमें कवि अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखते हैं इस पॉम की एक्सप्लेनेशन। तो पोइट क्या कहता है? पहले स्टैंजा में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अपनी यानी कल्पनाओं के सागर में वो गोते लगा रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो क्या कहता है फर्स्ट स्टैंजा में पोइट? पोइट कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनसफ्री, कि मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा और इनसफ्री चला जाऊंगा, यानी उस झील के टापू पर मैं जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पर एक मैं मेरी छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और किससे बनाऊंगा? मिट्टी से। और वेटल्स मतलब होता है ट्विस्टेड स्टिक, जो होती हैं, मुड़ी हुई लकड़ियां होती हैं, गूंथी हुई लकड़ियां होती हैं, उनसे और मिट्टी से मैं मेरी एक छोटी सी कुटिया वहां पर बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहां पर मैं क्या करूंगा? मेरे खाने के लिए जो है, मैं बीन की 9 कतारें वहां पर लगाऊंगा। ठीक है। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहां पर एक मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा। यानी कहने का मतलब, मैं वहां पर एक मधुमक्खियों का छत्ता जो है वो भी वहां पर रखूंगा। यानी एक मेरे वहां पर, जहां पर मैं रहूंगा, वहां पर एक मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा, बहुत सारी मधुमक्खियां उस छत्ते में होंगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और ग्लेड मतलब होता है खुली जगह में, और उस खुले मुक्त वातावरण में मैं उन मधुमक्खियों की आवाज़, उन मधुमक्खियों की जो भिन्न भिन्न भिनभिनाहट जो होती है, उस आवाज़ में मैं अकेला वहां पर खुशी खुशी रहूंगा। ऐसी कल्पना फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर और भी ले इस फर्स्ट स्टैंजा का, तो पोइट इस फर्स्ट स्टैंजा में यही कह रहा है कि मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मैं इनसफ्री जाऊंगा, और वहां पर मैं मेरी छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, और मैं मेरी कुटिया जो है मिट्टी से गुथी हुई लकड़ियों से, वहां पर मैं मेरे घर को छोटा सा मेरी जो है कुटिया वो बनाऊंगा, और वहां पर मैं मेरे खाने के लिए बीन जो फली होती हैं उनकी 9 कतारें लगाऊंगा, और मैं मधुमक्खियों का छत्ता वहां पर रखूंगा, और वो मधुमक्खियां जो हैं भिन भिनाहट जो करेंगी, उस भिन भिनाहट की गूंज के अंदर मैं अकेला वहां पर अपना शांति में जीवन व्यतीत करूंगा। अब आगे क्या होता है? पोइट क्या कहता है? नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स dropping slow, dropping from the wheels of morning to where the cricket sing, their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linear swing। अब यहाँ पर पॉइंट कर रहा है कि मैं वहां जाऊंगा और वहां मेरे पास शांति ही शांति होगी, और शांति जिस तरीके से होगी, जिस तरीके से सुबह का जब वातावरण होता है, सुबह हम देखते हैं कि एक तरह से बादलों का आवरण सुबह के ऊपर होता है, एकदम शांति चारों तरफ छाई होती है, तो उस तरीके से धीरे धीरे शांति का आभास मुझे वहां पर होगा। और वहां पर जो क्रिकेट एक जानवर होता है, इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, तो उसकी आवाज़ों को मैं सुनूंगा, उसकी आवाज़ों को मैं गाने की तरह महसूस करूंगा। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर, और वहां पर जो अर्धरात्रि होती है, रात के समय जो तारे टिमटिमाते हैं, तो उन तारों की रोशनी में, यानी धुंधली रोशनी में मैं वहां पर खुशी का अनुभव करूंगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और वहां पर जो दोपहर होती है वो एक तरह से बैंगनी प्रकाश लिए हुए होती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, और शाम के समय लिनेट नाम के जो पक्षी होते हैं वो आसमान में उड़ेंगे। एक तरह से वो आसमान जो है पूरे उन पक्षियों के पंखों से भरा हुआ नज़र मुझे आएगा। तो ये वो नज़ारे हैं, मैं वहां पर देखूंगा, और इन नज़ारों को देखकर मैं काफ़ी खुश होऊंगा, मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसी कल्पना पोइट इस स्टैंजा में कर रहा है। आगे क्या कहता है पोइट? आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। पोइट कहता है कि मैं बस अब वहां पर जाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए वहां रहूंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर, और मैं वहां पर जाकर
झील के पानी की जो छप छप की आवाज़ है, जब झील का पानी जो है किनारे पर आता है और फिर किनारे से वापस टकरा कर वापस जाता है, तो जो छप छप की आवाज़ आती है, कवि उस आवाज़ को सुनना चाहता है, उस आवाज़ को सुनना पसंद करता है। उसकी इच्छा है कि मैं उस आवाज़ को जाकर वहाँ पर सुनूं। विद वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और द पेमेंट स्क्री, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कॉल। अभी पोइट जो है फिलहाल वहाँ पर जाना चाहता है। फिलहाल पोइट जो है यानी शहर में कहीं पर रोडवे पर खड़ा है या किसी पगडंडी पर खड़ा है और वो इन चीज़ों को महसूस कर रहा है। वो इस चीज़ों को अपने दिल की गहराइयों में महसूस कर पा रहा है कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं झील के पानी की आवाज़, झील के पानी की जो छप छप की आवाज़ है उसे सुनूंगा। वहाँ पर मैं पक्षियों को उड़ते हुए देखूंगा, अर्धरात्रि का आनंद लूंगा, दोपहर की जो बैंगनी प्रकाश है उस प्रकाश को मैं महसूस कर पाऊंगा। सुबह सुबह का जो शांतिमय वातावरण है उस वातावरण को मैं अनुभव करूंगा उसको, और उस वातावरण में मैं मेरा शांतिपूर्ण जीवन जीऊँगा। वहाँ पर जो क्रिकेट, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी आवाज़ को सुनूंगा और वो आवाज़ मुझे गाने की तरह प्रतीत होंगी। तो इस तरह की तमाम कल्पनाएं इस कविता में पोइट के द्वारा की गई हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही पोइम है और एक तरह से लिरिक फॉर्म में इसे लिखा गया है, यानी कुल मिला के पोइट ने अपनी भावनाओं को इस कविता के अंदर व्यक्त किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पोम की समरी, जो कि बहुत ही आसान है। तो समरी देख लेते हैं। समरी कुछ इस तरीके से है। दिस वेल नोन पोएम इज रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। जैसा कि आपको पता है ये कविता लिखी है W.B. यीट्स ने। द पोइट वांट्स टू एंजॉय द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। और पोइट क्या करता है, पोइट क्या चाहता है, पोइट इनिसफ्री यानी वो जगह है, उस जगह की शांति, इनिसफ्री जहाँ पर वो जाना चाहता है उस जगह की शांति का आनंद लेना चाहता है, यानी शांति में जीवन वो जीना चाहता है। द पोइट सेज दैट ही विल अराइज एंड गो टू इनिसफ्री। पोइट कहता है कि मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा और मैं सीधा इनिसफ्री चला जाऊंगा, यानी उस जगह जाऊंगा जहां मुझे शांति मिलेगी। देयर ही विल बिल्ड अ स्मॉल कॉटेज विद क्ले एंड ट्विस्टेड स्टिक्स। और वहां पर मैं मेरी एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा मिट्टी से और गुथी हुई लकड़ियों से। ही ऑल्सो थिंक्स ऑफ प्लांटिंग देयर 9 rows ऑफ बीन्स। और वहां पर मैं बीन की 9 कतारें भी लगाऊंगा। ही विल हैव अ हाई फॉर द हनी बीज। और मेरे वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता होगा। एंड लिव इन एन ओपन स्पेस इकोइंग विद द मर्मरिंग साउंड ऑफ द बीज। और वहां पर मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट की आवाज होगी, उस भिनभिनाहट की आवाज की गूंज के अंदर मैं अकेला उस आनंद में वातावरण में मैं अकेला रहूंगा। द पोइट हॉप्स टू गेट सम पीस इन इनसफ्री। और पोइट की चाहत है कि मैं इनसफ्री जाकर वहां पर शांति में जीवन जीऊं, यानी वो शांति प्राप्त करना चाहता है, वहां की शांति को महसूस करना चाहता है। पीस कम्स टू इनसफ्री ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। और वहाँ पर जो शांति किस तरीके से उसने बताई, जिस तरीके से सुबह सुबह एकदम चारों तरफ शांतिमय वातावरण होता है, एकदम किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं होता, तो उस वातावरण को वो अनुभव करना चाहता है। द वेल्स फ्रॉम द मॉर्निंग the veils of the morning suggest the morning time which covers all things like a will and gives peace। यानी wheels of the morning से मतलब ये है कि सुबह का समय होता है और हर चीज़ जो है एक तरह से शांति में होती है। जैसे सुबह सुबह हल्के हल्के बादल छाए हुए होते हैं, तो एक तरह से बादलों का घूंघट जो है वो मॉर्निंग के ऊपर आया हुआ रहता है और चारों तरफ शांतिमय वातावरण होता है। तो यहाँ पर व्हील्स ऑफ मॉर्निंग का मतलब ये बताया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे पोइट कहता है द क्रिकेट एंड द लिनेट विल गिव हिम कंपनी। और वहाँ पर जो क्रिकेट, जो इंसेक्ट है, उसकी मैं आवाज़ सुनूंगा। पक्षी जो है वहाँ पर, लिनेट नाम का जो पक्षी है, उन पक्षियों को मैं देखूंगा उड़ते हुए और मैं आनंद लूंगा, उनकी कंपनी का मैं आनंद लूंगा। द मिड नाइट इन दैट प्लेस इज फुल ऑफ ग्लीमर। और रात के समय जहाँ पर वो एकदम धुंधली सी जो रोशनी होगी और उस रोशनी का मैं आनंद लूंगा। ये बात वो कहता है। द नून हैज़ ए पर्पल ग्लो। दोपहर में बैंगनी प्रकाश, एक तरह से बैंगनी कलर का प्रकाश होगा वो। एंड द इवनिंग हैज़ ग्लीनेस इन लार्ज नंबर्स। और शाम के समय बहुत सारे पक्षी जो आसमान में उड़ते हुए मुझे नजर आएंगे, तो यकीनन वो नज़ारा मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। ऐसी कल्पना पोइट इस पोम में करता है। ही विल एंजॉय द लीनेस बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। और वहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों को देखकर मैं खूब आनंद लूंगा, पोइट कल्पना करता है। द पोइट वांट्स टू गो टू इनसफ्री बिकॉज ही ऑलवेज वांट्स टू हियर द लो साउंड्स ऑफ लेक वाटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर। अब पोइट इनसफ्री इसलिए जाना चाहता है, कई कारण उसने बताए। वो इसलिए भी जाना चाहता है कि वहाँ पर वो झील के पानी की जो आवाज़ है, इन झील का पानी जब किनारे पर आकर टकराता है और फिर वापस जाता है, तो जो आवाज़ पैदा होती है, छप छप की जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को वो सुनना चाहता है। He hears the lapping sound of the lake water only in his imagination because he is standing either on the road or ऑन द डर्टी पेमेंट ऑफ द सिटी। अब वो ये सभी जितनी भी वो कल्पनाएं कर रहा है, ये सभी वो एक तरह से उसकी कल्पनाएं हैं। अभी वो वहाँ पर है नहीं, लेकिन वो वहाँ जाना चाहता है और उस तरह का जीवन वो जीना चाहता है। फिलहाल वो कहाँ है, या तो किसी रोड पर खड़ा है या किसी एक गंदी सी पगडंडी के ऊपर, शहर की किसी गंदी सी पगडंडी पर वो खड़ा है। और वहाँ पर खड़े वो इन चीज़ों की कल्पना कर रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा इनसफ्री और वहाँ पर जाकर मैं इस तरीके का शांतिपूर्ण जीवन, एकदम जो है शांतिपूर्ण जीवन में वहाँ पर जाकर जीऊँगा। तो इस तरह की वो कल्पनाएं अपने मन ही मन कल्पनाएं कर रहा है। He is the sound of the lake water in the innermost recess
ऑफ हिज हार्ट। और यहाँ तक कि वो कल्पना ही नहीं कर रहा बल्कि उन चीज़ों को महसूस भी कर पा रहा है, अपने दिल की गहराइयों से उन चीज़ों को महसूस कर पा रहा है। उस झील के पानी की जो छप छप की आवाज़ है उसे वो महसूस हो पा रही है, अपने दिल की गहराइयों से उस बात को, उस आवाज़ को महसूस कर पा रहा है। दिस शोज द पोइट्स लव एंड अटैचमेंट फॉर दैट प्लेस। और ये पंक्तियां जो पोइट ने लिखी हैं, ये लाइन्स जो लिखी हैं, ये जो कल्पनाएं कवि ने की हैं, ये कल्पनाएं अपने आप में दर्शाती हैं कि पोइट जो है उस जगह के प्रति कितना उत्सुक है जाने के लिए और उस जगह के प्रति पोइट का कितना लगाव है। Thus, this poem imparts a great message that if we want peace and tranquility in our life, we should live with nature. तो इस प्रकार ये कविता एक बहुत ही बड़ा मैसेज देती है कि अगर वास्तव में आप शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के साथ जीना होगा, आपको प्रकृति के साथ रहना होगा, क्योंकि प्रकृति में, कुदरत में जो आनंद है वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ये इसकी समरी है। अब इस पॉम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें लिटरेरी डिवाइस हुई है। तो पहले लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो दोस्तों लिटरेरी डिवाइस इसमें अगर हम राइम स्कीम की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है कि इसकी राइम स्कीम जो है किस तरीके से हम किसी पॉम की, किसी स्टेंजा की राइम स्कीम निकालते हैं। जैसे कि इस पॉम की राइम स्कीम है ABAB। थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से हम राइम स्कीम निकालते हैं। जैसे हम अगर ये स्टेंजा, इस स्टेंजा की बात करें, जैसे मान लीजिए ये स्टेंजा है, तो राइम स्कीम किस तरीके से निकालोगे आप। जैसे लास्ट जो लाइन की लास्ट वर्ड है, जैसे डे, डे, शोर, ग्रे एंड कोर। तो डे और ग्रे दोनों सेम साउंड है तो इसे हम ए नाम दे देंगे। शोर और कोर, इसे हम, ये दोनों सेम साउंड है तो इसे हमने बी भी दे दिया। तो कुल मिला के इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो जाएगी ABABAB। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको राइम स्कीम इसकी निकाल सकते हैं किसी भी स्टेंजा की। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि इस पोएम की अगर राइम स्कीम की हम बात करें तो राइम स्कीम होगी इसकी ABAB। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी लिटरेरी डिवाइस की, वो है एलिट्रेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, कोई स्टेंजा दिया होता है और उस स्टेंजा में पूछा जाता है कि इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। तो कई बार एलिट्रेशन के बारे में पूछा जाता है। तो एलिट्रेशन का मतलब होता है द रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। यानी किसी भी लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट कोई अगर वर्ड है, एक ही लाइन के अंदर 2 या 3 वर्ड है, तो वो वर्ड्स वहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे मान लीजिए इसी आपकी इस पोएम में एक लाइन है, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। तो यहाँ पर देखो लेक की साउंड आ रही है, लेक, लैपिंग एंड लो, यानी 3 जगह, लेक में, लैपिंग में और लो में 3 जगह कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, एक ही लाइन में है, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है। तो आप इजीली यहाँ पर पहचान पाएंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एलिट्रेशन। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, एक लिटरेरी डिवाइस और इसके अंदर यूज़ हुई है, वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है दोस्तों पुनरावृत्ति, किसी चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति होना। लाइन पोएम में चाहे कहीं पर भी हो, स्टेंजा में भी हो सकती है, एक लाइन में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड इन अ सेंटेंस टू क्रिएट अ प्लीजिंग और म्यूजिकल अफेक्ट द फिगर ऑफ द स्पीच इज रेपिटेशन। ठीक है, एक ही लाइन में, एक पोएम में बार बार किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो जैसे कि आपके इस पोएम में 2 लाइनें हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो यहाँ पर ड्रॉपिंग 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों लाइनों में रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस थी जो आपकी इस कविता में यूज़ हुई है, इस पोएम में यूज़ हुई है। अब बात कर लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनसफ्री, यानी इनसफ्री किस तरह की जगह है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इनसफ्री इज अ लेक आइलैंड, एक झील का टापू है। इट इज सिंपल, बड़ा साधारण सा नेचुरल प्राकृतिक जगह है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, और सुंदरता और एकदम शांति से भरा हुआ है। यानी ये जगह जो है एकदम शांति से भरी हुई है, चारों तरफ इसमें शांति शांति है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 things the poet wants to do when he goes back there। यानी जब वो पोइट इनसफ्री जाता है तो वहाँ पर वो क्या चीज़ें करना चाहता है, कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं वो वहाँ करना चाहता है। तो जैसा कि पोएम में बताया गया है, द पोइट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड मेटल्स, यानी वो अपनी कुटिया बनाना चाहता है मिट्टी से, गूंथी हुई लकड़ियों से। एक तो ये हो गया। दूसरा, ही वॉन्ट्स टू प्लांट 9 rows ऑफ बीन्स, और बीन की 9 कतारें वो वहाँ पर लगाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू कीप हनी बीज इन ए हाइव, और वहाँ पर वो छत्ते के अंदर मधुमक्खियाँ रखना चाहता है, यानी वो चाहता है कि वहाँ पर एक मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता भी हो। ठीक है, तो ये 3 बातें आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट अफेक्ट्स ऑन हिम, यानी वहाँ पर वो क्या देखता है, क्या सुनता है, उस चीज़ का उस पर क्या प्रभाव होता है। तो आंसर हो जाएगा, ही हियर्स द क्रिकेट सॉन्ग, यानी झिंगुर की आवाज़ सुनता है, झिंगुर की आवाज़ उसे गीत की तरह लगती है। ही बिहोल्ड्स लिनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, और आसमान में लिनेट पक्षी जो उड़ते हुए पक्षी हैं उनको वो देखता है, आनंद लेता है उनका। ही सीज ग्लिमरिंग मिडनाइट
एंड ग्लोइंग नून्स, और अर्धरात्रि यानी जो अर्धरात्रि में जो धुंधला प्रकाश है उस प्रकाश का वो आनंद लेता है, और दोपहर में चमकती हुई दोपहर को वो देखता है। इट्स अफेक्ट ऑन हिम विल बी दैट ही विल एंजॉय पीस एंड फॉरगेट द वरीज, और इसका प्रभाव ये होता है कि वो वहाँ पर शांति को काफ़ी इंजॉय कर पाता है और वो अपनी चिंताओं को भूल पाने में वो सफल हो पाता है। ऐसी वो कल्पना करता है कि वो अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वो एक शांति में जीवन जिएगा और जितनी भी चिंताएं हैं उसकी उन चिंताओं से वो मुक्त हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। What does the poet hear in his heart's core even when he is far away from Innisfree? यानी जब वो इनस्फ्री से दूर है फिर भी वो अपने दिल की गहराइयों में क्या चीज़ महसूस कर पाता है, क्या सुनता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखें, व्हेन द पोइट इज फार अवे फ्रॉम इनस्फ्री, यानी हालांकि वो अभी इनस्फ्री से काफ़ी दूर है, वहाँ पर वो गया नहीं है, लेकिन उस जगह की वो कल्पना कर रहा है। तो वो क्या सुन पा रहा है, ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर इन हिज हार्ट स्कोर, यानी वहाँ पर झील के पानी की जो आवाज़ है, छप छप की जो आवाज़ है, वो अपनी दिल की गहराइयों में सुन पा रहा है, उस आवाज़ को महसूस कर पा रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम सेंट्रल आइडिया मैसेज ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का सेंट्रल आइडिया कह दीजिए, आप मैसेज कह दीजिए, थीम कह दीजिए, वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द थीम सेंट्रल आइडिया मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड लिव विद नेचर इफ यू वांट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन आवर लाइफ। अगर आप को शांति में जीवन जीना है, अपने जीवन में शांति चाहिए, तो आपको प्रकृति के साथ रहना होगा, आपको प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना होगा। सीधा सिंपली ये मैसेज ये कविता देना चाहती है। अगला हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम द लेक आइल ऑफ इनस्फ्री ओपन, यानी शुरुआत कैसे होती है, इस पोएम की किस तरीके से पोइट ने शुरुआत की है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, द पोएम ओपन्स ऑन ए नोट ऑफ होप, यानी एक आशा के साथ इस पोएम की शुरुआत होती है, एक आशा की गई स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंजा में पोइट के द्वारा। द पोइट होप्स टू रीच हिज ड्रीम्ड लेक आइल एंड बिल्ड ए स्मॉल केबिन इन द लेप ऑफ नेचर, यानी पोइट आशा करता है, उम्मीद करता है, अपने सपनों की एक झील टापू पर जाने की कल्पना करता है और वहाँ पर एक छोटी सी अपनी कुटिया बनाने की कल्पना करता है, और वो चाहता है कि वो प्रकृति की गोद में वहाँ पर जाकर रहे। ही वुड लाइक टू सी एंड हियर ओनली नेचर देयर, और सिर्फ वो वहाँ पर प्रकृति का आनंद लेना चाहता है, प्रकृति को देखना चाहता है, वो चाहता है कि वो अकेला वहाँ पर जाकर उस प्रकृति का आनंद ले। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने अपनी बातें कही और पोइम की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, जिस किस तरीके से पोम कंक्लूड होती है, लास्ट स्टेंजा में पोइट अपनी बात किस तरीके से रखता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ डज द पोम द लेक आइल ऑफ इनस्फ्री कंक्लूड, यानी इस पोम का समापन कैसे होता है, खत्म कैसे होती है। तो लास्ट में पोइट यही कहता है, द पोम कंक्लूड्स विद द पोइट डिटर्मिनेशन टू लीव फॉर इनस्फ्री फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, यानी लास्ट में पोइट यही कहता है, दृढ़ निश्चय के साथ इस पोम को खत्म करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अब इनस्फ्री चला जाएगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर वो प्रकृति के साथ रहेगा, प्रकृति का आनंद लेगा, खुले वातावरण में अकेला वो अपना शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। ही वॉन्ट्स टू हियर द लेक वाटर लैपिंग विद स्लो साउंड्स बाय द शोर इन हिज हार्ट स्कोर, और वहाँ पर जाकर वो झील के पानी की वो छप छप की आवाज़ को सुनेगा, एकदम शांति में जीवन जिएगा कहने का मतलब। और वहाँ पर पानी की जो झील का पानी जो है किनारे से आकर टकराता है और छप छप की आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुनना वो पसंद करेगा। तो इस तरीके से ये पोएम जो है कंक्लूड होती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन, समरी, लिटरेरी डिवाइस सभी कुछ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 9th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.